Hello and a warm welcome to the channel P3 Talks, Perceive, Practice and Prevail, an online learning platform for complete SSB guidance and current affairs. In this video, we are going to talk about FCAT 2 2020 preparation strategy. You are very well aware कि FCAT written examination आने वाला है, उसी रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी बुक्स आपने रेफर करनी चाहिए, कितना प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन से मॉक टेस्ट आपने देने चाहिए एंड जो 90 डेज अभी बच रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, इन 90 डेज में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए सो दैट यू कैन स्कोर 200 प्लस इन योर रिटन एग्जामिनेशन. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड ए स्मॉल डिस्क्लेमर फॉर यू. जितने भी वेबसाइट्स या एप्लीकेशन बुक्स के नाम मैं इस वीडियो में लेने वाली हूँ वो कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नहीं हैं. ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करी है एंड मुझे लगता है कि कम टाइम में अगर आपको 200 प्लस स्कोर करना है तो ये वाली चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है. तो FCAT एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है एंड द डेट इज़ 19 एंड 20 सितंबर. अगर हम टाइम की बात करें कितना टाइम बचा है, वी हार्डली हैव 3 मंथ्स. अगर मैं बात करूं आज 13 जून है, 19 जून से आप काउंट करोगे तो आपके पास 3 महीने हैं एंड आई बिलीव 3 मंथ्स आर मोर देन एनफ फॉर FCAT रिटन एग्जामिनेशन. आप अगर ठीक ठाक बैकग्राउंड से हैं, एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तो आई वुड से ये एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा. अगर मैं FCAT को कंपेयर करूँ CDS या NDA से, आई वुड से FCAT काफ़ी ज़्यादा सिंपल है NDA और CDS के कंपैरिजन में. तो 90 डेज़ की स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए प्लान करी है. मैंने ये सोच के प्लान करी है कि आप एक दिन में एटलीस्ट 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं एंड आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं. इसके अलावा जो आपके पास टाइम बचता है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, न्यूज़ डिबेट सीखिए एंड SSB की तैयारी आप साथ साथ में ऑन गोइंग रखिए. डोंट वेट फॉर योर रिटन एग्जाम टू कंप्लीट, उसका फिर रिजल्ट आएगा उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ नॉट द राइट वे. 3-4 महीने में SSB की तैयारी नहीं होती है. इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम. तो पहले से आप करंट अफेयर्स के ऊपर, अपनी इंग्लिश के ऊपर, थोड़ा सा अपनी हॉबीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे के चलिए. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. सो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं. इन FCAT एग्जामिनेशन आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं. हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, यानी कि जो टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, दैट इज़ 300 मार्क्स. नाउ एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं दैट कैन बी डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस. फर्स्ट वन इज रीजनिंग. तो रीजनिंग के आपके अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन होते हैं. देन मैथ्स के आते हैं 15 to 18 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 to 30 एंड जनरल अवेयरनेस के 20 to 25. अब मैंने एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि चेंज होता रहता है. से फॉर एग्जाम्पल किसी एक एग्जाम में मैथ्स के 17 क्वेश्चन आ गए एंड रीजनिंग के 32 आ गए और इंग्लिश के 22 आ गए, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से वो मैंने यहाँ पे लिखा है. दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि FCAT में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती. ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स में भी अलग से पास होना है और इंग्लिश में भी अलग से पास होना है, तो ऐसा कुछ नहीं है. तो इट्स ए गुड थिंग. आपने ओवरऑल एक कट ऑफ लेके आनी है. ऑन एन एवरेज अगर आप कट ऑफ की बात करें तो अराउंड 300 में से 160-165 ऑन एन एवरेज कट ऑफ रहती है. बट आपका एम होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 200 तक की एम करें कि मेरे को 200 स्कोर करने हैं. टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज द रीजनिंग वन. रीजनिंग में हमने देखा कितने क्वेश्चन होते हैं, अराउंड 30 to 35. और अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये सेक्शन आपको फेच करेगा अराउंड 100 मार्क्स. तो आप देख सकते हैं आउट ऑफ टोटल ऑफ 300, टोटल 300 का पेपर है और 100 मार्क्स आपको रीजनिंग से मिल रहे हैं. इसका मतलब ये है ये सेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे अच्छी बात ये है ये सेक्शन सबसे सिंपल भी होता है. आप बहुत ही आसानी से इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, इसीलिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम दे रहे हैं 10 डेज. जो 90 डेज की स्ट्रैटेजी है उसमें जो हमने सेक्शंस डिवाइड करे हैं, हर एक सेक्शन को मैंने कुछ डेज दिए हैं. एंड अगर ये वाली 90 डेज स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे तो आई वुड से रीजनिंग को आपने एटलीस्ट 10 डेज देने हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपने कहाँ से इसकी तैयारी करनी है. फर्स्ट लेट अस सी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो द फर्स्ट काइंड इज वेन डायग्राम. सो वेन डायग्राम जैसे हम मैथ्स में पढ़ते थे वैसे नहीं आते, लॉजिकल वेन डायग्राम्स आते हैं. लेट अस रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन क्लोथ्स, फ्लावर्स एंड वाइट. अब हमें पता है क्लोथ्स वाइट भी हो सकते हैं और किसी और कलर के भी हो सकते हैं और फ्लावर्स भी वाइट हो सकते हैं. तो यहाँ पे कॉमन लिंक क्या है, वाइट. तो इनमें से अगर आप देखें तो ऑप्शन बी इस रिलेशनशिप को बेस्ट तरीके से डिफाइन करता है. अनदर काइंड इज सीरीज काइंड ऑफ क्वेश्चन.
एक क्वेश्चन दिया होगा, वहां पे कोई सीरीज चल रही होगी, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पे कोई पिक्चर में सीरीज चल रही है। नाउ दे आर आस्किंग कि अगर हम यहाँ पे 6 बनाए, यहाँ पे जो बॉक्स हम बनाएंगे उसमें किस तरीके का पैटर्न बनेगा, वो आपने इनसे चूज करना है। ये काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। काइंड इज एनालॉजी, ये है पिक्चर एनालॉजी। इसमें ये है कि 1 और 2 पिक्चर एक दूसरे से किसी तरीके से रिलेटेड है, उसी तरीके से आपने 3 को 4 से रिलेट करना है और 4 आपको इन 4 ऑप्शन से चूज करना है। अगेन वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट काइंड इज ऑड वन आउट। अब इसमें क्या होता है कि 4 आपको फिगर दिए गए हैं एंड इनमें से कोई एक फिगर ऐसा होगा जो बाकी 3 के जैसा नहीं है। अगेन नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे है वर्बल एनालॉजी। वर्बल एनालॉजी में बहुत ही सिंपल आपसे कुछ पूछा जाएगा कि जैसे मेडो इज टू शीप है, तो इनमें से आपका कौन सा चीज इस पर्टिकुलर जो रिलेशन है उसी को डिपिक्ट करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट काइंड इज कंप्लीट द फिगर। आपको एक फिगर दिया जाएगा, उसमें से कोई एक पार्ट मिसिंग होगा जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जो पैटर्न बाकी तीनों में फॉलो हो रहा है वही यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। जो पैटर्न बन रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से इनमें से कौन सा फिट होगा, दैट यू कैन इजीली मेक। सो अब देखते हैं कौन सी बुक आपने रेफर करनी है। सो दिस इज द बुक जो आपने रीजनिंग के लिए रेफर करनी है, ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। दिस इज रिटन बाय डॉक्टर RS अग्रवाल। अब ये जो बुक है ये 1500 पेजेस की है। डोंट वरी, आपने पूरे 1500 पेजेस नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स है जो हमने इस बुक से पढ़ने हैं। इसीलिए अगर आप चाहो तो इसे खरीद सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अदरवाइज आप इसका PDF ऑनलाइन में डाउनलोड कर सकते हो। लेट अस सी कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। सो फर्स्ट वन, यहाँ पे वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में मैंने बुक का इंडेक्स लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं 4 टॉपिक्स को टिक लगाया हुआ है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग एंड लॉजिकल वेन डायग्राम। सिर्फ यही 4 टॉपिक्स है जो हमने वर्बल रीजनिंग में एफकैट के लिए तैयार करके जाने हैं। अब एनालॉजी की अगर हम बात करें तो काफी सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, जैसे कि ऐसे पूछ लेते हैं, अगर ऑथर जो है वो पेन यूज करते हैं तो कारपेंटर क्या यूज करते हैं, और आपको ऑप्शन दे देंगे इनमें से चूज करिए। तो इस तरीके के बहुत सारे काइंड ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि कंट्री करेंसी, या फिर कंट्री कैपिटल, वर्कर, देयर वर्किंग प्लेस। तो ये जो सारे तरीके हैं ना, ये इस बुक में दिए हुए हैं। बहुत सारा आपको 5-6 पेज का थ्योरी दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कवर करी है। आप एक बार उनको रीड कर लोगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे एग्जाम के अंदर। अब इसमें जो पेजेस आपने कवर करने हैं इस बुक के एनालॉजी के लिए, पेज नंबर 35 to 124, ये बस देखने में ज़्यादा लग रहे हैं, बस आपको रीड करना है। कुछ भी आपने यहाँ पे समझने वाली बात है नहीं, कुछ रटने वाली बात है नहीं, तो बहुत ईजिली आप इसे कवर कर सकते हो। प्लस जो आप चीज़ें एनालॉजी में पढ़ रहे हो वही चीज़ें आपको क्लासिफिकेशन में भी काम आएंगी, ऑड वन आउट में। तो ये दोनों चीज़ों सर्व करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है इन दोनों चीज़ों पे। नाउ नेक्स्ट थिंग, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग अगेन बहुत ही सिंपल होते हैं। किसी को एक वर्ड दे देंगे, वो बोल देंगे कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में इस वर्ड को ऐसे लिखा जाता है, तो आप बताइए इस वर्ड को हम क्या लिखेंगे। वो बहुत सिंपल है। इसके आपने सिर्फ 6 पेज कवर करने हैं। इस बुक में कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसके आपने फर्स्ट 4 पेजेस कवर करने हैं एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर एफकैट। नेक्स्ट वन इज लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम को मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उस तरीके के कुछ आप चीज़ें प्रैक्टिस कर लीजिए। पेज नंबर 441 to 449, अगेन आपने सिर्फ 7 से 8 पेजेस आपने प्रैक्टिस करने हैं यहाँ पे। एंड लॉजिकल वेन डायग्राम में आपको जो चीज़ें आपने एनालॉजी में पढ़ी हैं वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे काम आ सकती हैं, इसीलिए एनालॉजी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देके चलना है। आई थिंक वर्बल रीजनिंग इज क्लियर ओवर हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगेन आपके सिर्फ 5 टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, डॉट सिचुएशन। अब ये जो 5 है ये आपने लेफ्ट साइड में जो मैंने इंडेक्स का फोटो लगाया वहाँ पे देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे टिक किया हुआ है कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स सिर्फ पढ़ने हैं। अगेन ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है ये वर्बल रीजनिंग से भी ज़्यादा सिंपल है। तो जैसे आप सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हो तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। 50 के बाद अगर आपको लग रहा है कि यू आर कंफर्टेबल, देन लीव इट एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में कितने टॉपिक्स है? 5, और वर्बल में है 4, टोटल 9 टॉपिक्स है। एंड मैंने आपको डेज दिए हैं 10, क्योंकि एनालॉजी में आपने 2 दिन लगाने, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा पेजेस आपने कवर करने हैं। तो एनालॉजी के लिए 2 दिन, क्लासिफिकेशन के लिए आपने 1 दिन लगाना है, कोडिंग डिकोडिंग 1 दिन में हो जाएगा, लॉजिकल वेन डायग्राम जस्ट 1 डे, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन सारा आपने 1-1 दिन लगाना है। इसके साथ साथ आप एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो भी आप देखते रहिए कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आई एम प्रिटी श्योर कि आफ्टर 10 डेज जितने भी रीजनिंग के पेपर्स है आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर पाओगे एंड आप सारे करेक्ट करोगे।
10 days कंप्लीट हो गए हैं, हम पहुंच गए हैं डे 10 पे। डे 10 पे आप देखोगे रीजनिंग आपका कंप्लीट हो गया है, आपने अराउंड 96 to 100 मार्क्स की तैयारी कर ली है, 10 दिन खत्म हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज अराउंड 15 to 18 क्वेश्चन। अगर मार्क्स की बात करें तो ये सेक्शन आपको फेच करेगा 54 मार्क्स। एंड ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल आते हैं, बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस ये होते हैं। एंड आई वुड से 10th लेवल की मैथमेटिक्स यहाँ पे पूछी जाती है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। बट अगर आप थोड़ी भी तैयारी करके जाओगे, जो भी बुक मैं बता रही हूँ उससे प्रिपेयर करोगे, आई एम श्योर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। नाउ अब इस सेक्शन को हम दे रहे हैं 20 days। अब 20 days हम इसलिए दे रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज कि ये जो सेक्शन है ये आपको 100% मार्क्स दिलाएगा। यानी कि मैथ्स की तैयारी ऐसी होती है कि आपने पढ़ लिया है, उसके बाद क्वेश्चन गलत होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाली बात होती है, तो इसीलिए इसको हमने ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। सेकंड थिंग, कुछ बच्चे मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, उनको बेसिक से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, दैट्स वाई वी हैव गिवन 20 days ओवर हियर। अब लेट अस सी कौन सी बुक आपने रेफर करनी है। दिस इज द बुक दैट यू हैव टू रेफर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर RS अग्रवाल। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आई वुड से FCAT के लिए इससे बेटर बुक हो ही नहीं सकती मैथ्स के लिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी मैं आपको चैप्टर्स बता रही हूँ वही चैप्टर्स सिर्फ करने हैं। देयर आर 13 चैप्टर्स जो मैंने आइडेंटिफाई करे इस बुक से, उन्हीं 13 चैप्टर्स को आपने करना है, उनके एग्जाम्पल सॉल्व करिए, उसके जो क्वेश्चन दिए हुए उनको सॉल्व करिए, उसके अलावा आपको मैथ्स में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो लेट अस सी वो 13 चैप्टर्स कौन से हैं जो आपने डॉक्टर RS अग्रवाल जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली उससे करने हैं। फर्स्ट वन इज एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए या फिर आप अपनी बुक में साथ साथ मार्क कर लीजिए कि कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं। सारे चैप्टर्स करने मत बैठ जाना इस बुक से, सारे नहीं करने हैं। नेक्स्ट इज pipes and system, time and distance, problems on trains, boats and streams, allegations of mixture, simple interest, compound interest. Now ये 13 चैप्टर हैं एंड इन 13 चैप्टर को आप 20 days में इजीली खत्म कर सकते हो। हर चैप्टर का इस बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स का सोल्यूशन दिया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है। उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल्स तो आपने सारे ही करने हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स में वो जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में वो सारे उन्होंने एग्जाम्पल में कवर करे हैं। आई वुड से जो टाइप के क्वेश्चंस कवर करे जा रहे हैं उस टाइप के एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल आप कर लो। वो एग्जाम्पल भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे जिनके आंसर पीछे दिए होते हैं और डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिए होते हैं। सो दिस इज द बेस्ट बुक फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर FCAT। आपकी मैथ्स कितनी भी वीक हो, आई वुड से कितनी ही वीक होगी, आपने 10th तक तो मैथ्स पढ़ी ही है, अगर 10th तक ही मैथ्स आती है उसके बाद ये बुक पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हमने मैथ्स खत्म कर दिए, हम आ गए हैं डे 30 पे। नाउ डे 30 पे आपका रीजनिंग खत्म हो गया अराउंड 100 मार्क्स, मैथ्स अराउंड 54 मार्क्स से खत्म हो चुके हैं, यानी कि 150 नंबर की आप तैयारी कर चुके हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश की अगर हम बात करें, हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन आपको मार्क्स फेच करेगा दैट इज 75 मार्क्स एंड इस सेक्शन को हम दे रहे हैं 15 days। जो हमारा 90 days का प्लान है उसमें से हम 15 दिन देंगे इंग्लिश को। अब यहाँ पे अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो बाकी सेक्शन से थोड़ा डिफिकल्ट होता है FCAT के एग्जाम में। एंड आई वुड से FCAT का जो इंग्लिश का लेवल है वो बाकी एग्जाम से भी काफ़ी हाई लेवल होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्कोर स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। बट डेफिनेटली इंग्लिश में कुछ ऐसे पोर्शन ज़रूर हैं जिनको आप तैयारी करके जा सकते हो। वी आर वेरी वेल अवेयर कि इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा तैयारी कम टाइम में नहीं कर सकते हो, स्पेशली फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो लेट अस सी कौन से एरियाज में आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सेक्शंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग द एरर्स, वोकैबुलरी, पैसेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, क्लोज टेस्ट। अब इनमें से मैंने आपके लिए 2 सेक्शंस आइडेंटिफाई करें जो आप तैयारी करके जाएंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर पाओगे। फर्स्ट वन इज स्पॉटिंग द एरर्स एंड सेकेंड वन इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब स्पॉटिंग द एरर्स के हमेशा 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस 5 आते ही आते हैं, यानी कि 25-30 क्वेश्चंस। इसमें से आपके 10 क्वेश्चंस तो आप शॉर्ट सही करके आ सकते हो। इसके अलावा अगर मैं पैसेज की बात करूं, पैसेज के जो 3 क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत ही सिंपल है, आप उनको भी काउंट कर सकते हैं कि वो भी आपके सही हो ही जाएंगे। अब क्लोज टेस्ट, अगर आपने स्पॉटिंग द एरर आप ठीक कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ग्रामर का, तो आप क्लोज टेस्ट भी डेफिनेटली ठीक कर लेंगे, तो यहाँ के भी आप 5 क्वेश्चन काउंट कर सकते हैं। बाकी आई वुड से
वोकेबलरी में सिनोनिम एंटोनिम पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेलिंग टेस्ट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट वॉन्ट मेक मच डिफरेंस एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इंग्लिश की तैयारी करने के लिए। तो लेट अस सी स्पॉटिंग द एरर्स की तैयारी आपने कैसे करनी है। सो फॉर स्पॉटिंग द एरर्स मैंने ये पर्टिकुलर वेबसाइट यूज़ करी थी, careerstudydefense.com। यहाँ पे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, डोंट वरी। यहाँ पे आप देखेंगे एफकैट एग्जाम करके एक ड्रॉप डाउन है, वहाँ पे जाएंगे तो इंग्लिश के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक ग्रामर से रिलेटेड पीडीएफ मिलेगी। और वो जो पर्टिकुलर पीडीएफ है वो कुछ 80-90 पेजेस की पीडीएफ है, एंड आई वुड से स्पॉटिंग द एरर के लिए वो एक बेस्ट पीडीएफ है, क्योंकि उसमें उन्होंने सारे टॉपिक्स बहुत ही ब्रीफ में कवर किए हैं। अब दो तरीके होते हैं स्पॉटिंग द एरर, ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप पूरी ग्रामर की बुक पढ़ लो और आपको पूरी ग्रामर ढंग से आती है। सेकेंड इज द स्मार्ट वे। द स्मार्ट वे इज कि जितने भी आपके टाइप्स है, नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, वर्ब है, इनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लो एंड देन उनके रूल्स पढ़ लो। एंड रूल्स से भी ज़्यादा आपने ध्यान देना है एक्सेप्शंस पे, जो ये पीडीएफ में एग्जैक्टली इसी तरीके से कवर किया गया है। दो तीन पेजेस में, जैसे 2-3 पेजेस में नाउन कवर कर लिया आपका, 3 पेजेस में प्रोनाउन कवर कर लिया, तो इससे बेटर क्या होगा, रूल्स बताए गए हैं, हर एक रूल का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, उसके बाद एक्सेप्शंस आपको बताए गए हैं कि इस पर्टिकुलर उसमें ये एक्सेप्शंस होते हैं। एंड एफकैट में, सीडीएस में क्वेश्चन जो आएगा ना स्पॉटिंग द एरर, वो हमेशा एक्सेप्शन से ही आएगा। तो आई वुड से रेफर टू दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी करूँगी, एंड ये जो वेबसाइट है careerstudydefense.com, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप और भी मटेरियल देख सकते हैं यहाँ पे एफकैट एग्जाम से रिलेटेड। बट ये तो बात हो गई स्पॉटिंग द एरर। अब बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये जो पीडीएफ मैं आपको बता रही हूँ, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और इस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। इस पीडीएफ के एंड में आपको 250 इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए गए हैं और वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं आई वुड से। तो ये हो गए 250। इसके अलावा आई वुड रेकमेंड आप नेट से और 200-250 इडियम्स डाउनलोड करिए एंड उनको बस रीड करिए। आपने कोई रटते नहीं बैठना है उनको। इफ़ यू इवन रीड देम, एक बार आपने कहीं पढ़ा होगा कि अच्छा इसका मतलब ये है, जब आपके एग्जाम में वो आएगा आप 4 ऑप्शन देखेंगे, आप इजीली टिक कर दोगे। तो ये जो 2 सेक्शंस है वो ऐसे सेक्शंस हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं, और ये 15 दिन आपने इन्हीं सेक्शंस पे लगाने हैं। इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप वोकैबुलरी पे भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट तरीका है इनको तैयारी करने का कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है एफकैट के, उसमें जो सिनोनिम एंटोनिम पूछे हैं पहले उनको कवर कर लो। जब आप सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस कवर करेंगे तो जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना, उनके भी मतलब आप ढूंढ लेना। इसके अलावा आई वुड से सीडीएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी आपको सिनोनिम एंटोनिम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सीडीएस में भी अच्छे लेवल के सिनोनिम एंटोनिम पूछते हैं, वो वाले भी कवर कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर करने की ज़रूरत नहीं है, दैट वुड बी मोर देन इनफ। कुछ आना होगा तो 1-2 क्वेश्चन कई बार सीडीएस के पेपर से एफकैट में रिपीट भी हो जाता है। एंड स्पॉटिंग द एरर आपने कर लिया है, ग्रामर के थोड़े बहुत रूल्स आपको पता है, तो क्लोज टेस्ट में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्पेलिंग टेस्ट की आप सच में तैयारी नहीं कर सकते हो ज़्यादा, तो आई वुड से स्किप दिस पर्टिकुलर सेक्शन। एंड पैसेज की भी तैयारी इतने कम टाइम में आप नहीं कर सकते हो, तो पैसेज को भी स्किप कर दीजिए। हाउएवर इफ़ यू हैव टाइम तो आप इनको भी कवर कर सकते हैं। जो पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे उसमें पैसेज भी हैं और क्लोज टेस्ट भी हैं, आप चाहेंगे तो तैयारी कर सकते हैं। बट 15 दिन से ज़्यादा आप इंग्लिश को मत दीजिए, क्योंकि 75 मार्क्स ही हैं, सिलेबस वास्ट है, इसीलिए ज़्यादा फोकस आप स्पॉटिंग द एरर पे करिए एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस पे करिए। जब आप इंग्लिश के स्पॉटिंग एरर्स कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप क्वेश्चंस लगाएंगे एफकैट के और सीडीएस के, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे आप रूल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जस्ट सी कि आप उनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हम पहुंच गए हैं डे 45 पे। हमने बात कर ली है रीजनिंग की, हमने अराउंड 100 मार्क्स वहाँ पे स्कोर कर लिए हैं, मैथ्स में 54, इंग्लिश के 74। अब 45 डेज खत्म हो चुके हैं, अब हमारा बच रहा है जनरल अवेयरनेस। सो इन जनरल अवेयरनेस एज यू आर अवेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड एफकैट में क्वेश्चंस जो हैं 20-25 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, बट क्योंकि सिलेबस वास्ट है इसलिए तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए सिर्फ कुछ ही सेक्शंस हैं आप जिन पे फोकस करेंगे तो आप होप कर सकते हैं कि उन सेक्शन से क्वेश्चन आ जाए एंड आप कुछ अटेम्प्ट कर सकें। बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, आई वुड से ये जो तीनों सेक्शन है रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश, इन तीनों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आपने जनरल अवेयरनेस पे फोकस करना है। जनरली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आराम से 6 से 7 क्वेश्चन तो आप 25 में से ऐसे ही कर लोगे। एंड जो बाकी स्टैटिक जीके का जो पोर्शन आता है वो वही आता है जो हमने हमारी स्कूल लाइफ में कभी पढ़ा होगा। तो थोड़ा बहुत अगर आप रिवाइज कर लोगे, आई थिंक दिस सेक्शन कैन ऑल्सो गिव यू गुड मार्क्स।
25 में से अगर आप 15 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो दैट इज़ ए गुड स्कोर। सो इन जनरल अवेयरनेस टोटल डेज हम जो देने वाले हैं दैट वुड बी 15 डेज, यानी कि हमारी जो पूरी प्रिपरेशन है वो 60 डेज में खत्म हो जानी चाहिए और हमारा जो पूरा प्लान है वो 90 डेज का है। सो जनरल अवेयरनेस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, वन इज करंट अफेयर्स एंड द अदर वन इज स्टैटिक जीके। तो करंट अफेयर भी काफी ज्यादा वास्ट है, बट आपने 2 चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, कुछ टॉपिक्स पे फोकस करना है एंड करंट अफेयर्स आपने सिर्फ पिछले 6 महीने का ही पढ़ना है। आपका सितंबर में एग्जाम है तो आप अगस्त से पहले 6 महीने काउंट कर लीजिए एंड सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है, पूरे साल भर का आप मत पढ़ के जाइए, कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 6 महीने का ही पूछते हैं। तो आपने फोकस किन किन चीज़ों पे करना है। फर्स्ट इज आपने डिफेंस करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ के जाने हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे वेबसाइट्स आपको एक्सक्लूसिवली डिफेंस करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, आप एक बार उन वीडियोस को देख लीजिए एंड यू विल बी गुड टू गो। डिफेंस करंट अफेयर में क्या क्या फोकस करना है आपने, मिलिट्री एक्सरसाइज, कोई भी रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई है, उसका नाम क्या है, कहाँ पे वो हुई है, उसका आप ध्यान रखिए। इसके अलावा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कोई नई प्रिकॉर्मेंट्स अगर हैं, कोई हमने कुछ नया लिया है तो उसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर हमने कुछ एक नया वेपन इंडिजियस ने डेवलप किया है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये किसने बनाया है, ये क्या करता है, इसकी रेंज कितनी है, ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा आपको कमांड्स पता होनी चाहिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, मिसाइल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कोई नई मिसाइल है उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, कोई मेजर ऑपरेशन अंडरटेक किया हो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने रिसेंटली, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा वॉर्स, अगर मैं बात करूँ इंडिया के जो मेजर वॉर्स है, ये करंट अफेयर्स तो नहीं है, स्टैटिक जीके, जस्ट बिकॉज यू वर टॉकिंग अबाउट डिफेंस तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मेजर वॉर्स भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने कौन कौन से लड़े हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आपने फोकस करना है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। नाउ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर बार इससे 2 क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। इसमें आपने काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, पिछले 6 महीने में जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स हुए हैं वहाँ पे कौन जीता, रनर अप कौन रहा, सेकंड कौन रहा, किसने किसको हराया, ये आपने थोड़ा थोड़ा मेजरली देख लेना है। आपने सारे स्पोर्ट्स का देख लेना, हॉकी का, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, ऑल ऑफ दिस। एंड कोई मेजर आपका ऐसा कुछ इवेंट हुआ हो जो इंडिया में हुआ हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए, बट याद रखिए सिर्फ पिछले 6 महीने की आपने बात करनी है। इसके अलावा तीसरी चीज़ आपने देखनी है करंट अफेयर्स में, वो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फिल्म से रिलेटेड या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर मैन बुकर प्राइज हो गए, जो भी मेजर प्राइजेस हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिए। अगेन इन चीज़ों पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप बस टाइप कीजिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स लास्ट 6 मंथ्स या फिर जनवरी, फरवरी, थोड़ा सा आप उनको देखिए एंड नोट्स में लिख लीजिए। अब फ़ायदा क्या है एफकेट एग्ज़ाम का, कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपने कहीं भी कुछ थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा आपको नाम हल्का सा ध्यान रहेगा तो ऑप्शन में जब आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। सो जो करंट अफेयर्स हैं उनके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ 6 दिन लगाने हैं, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना आपका कवर हो सकता है इन 6 दिन में, दैट इज़ मोर देन एनफ। 6 दिन मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप 1 महीने का करंट अफेयर 1 दिन में कवर कर ले। यहाँ पे आपने सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। एंड ओवर हियर अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम अज्यूमिंग कि 1 दिन में आप एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके अगेन काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, बट कुछ कुछ चीज़ों पे आप बस फोकस करिए, ऊपर से सिर्फ चीज़ें आपने देखनी है। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री को हम टोटल नंबर ऑफ डेज देंगे 1। 1 दिन में आपसे जितना भी हिस्ट्री कवर होता है दैट इज मोर देन एनफ। एंड 1 दिन में आई एम अगेन अज्यूमिंग कि आप 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो 6 घंटे आपने सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है। यहाँ पे आपने सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। वन इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉयज ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम पहले पढ़ चुके हैं अपनी स्कूल लाइफ में, तो एक बार आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। एंड एफकेट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्ट्री से वो बहुत ही बेसिक होगा, एकदम ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आपने थोड़ा भी ऊपर से देखा है तो यू विल बी एबल टू आंसर। अब इस चीज़ को पढ़ने के लिए बेस्ट बुक आई वुड से ये वाली रहेगी, लूसेंट्स जनरल नॉलेज। ये बुक स्टैटिक जीके के लिए आई वुड से बेस्ट बुक है एंड इसमें बहुत ही कंसाइज तरीके से कवर किया गया है, ना ज़्यादा डीप ना ज़्यादा शैलो, इतना कवर किया गया है कि आप ऊपर से थोड़ा देख लोगे तो एफकेट में जो क्वेश्चन आएगा वो आप 100% सही कर दोगे। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इस बुक का PDF भी मिल जाएगा ऑनलाइन। इफ़ यू डोंट वांट टू बाय इट, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, बट मेक श्योर अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो नोट्स आप बना लीजिएगा। बुद्धिज्म जैनिज्म से इंपॉर्टेंट आपको जो भी लग रहा है उसके नोट्स बना लीजिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्रोनोलॉजी में आप ये देख लीजिए कौन सी ईयर में कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं। बहुत बार तो ईयर ही पूछ लेते कि कौन सी ये वाला इवेंट कौन से ईयर में हुआ था।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज पॉलिटी। नाउ पॉलिटी के भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, बट अगेन सिलेबस इज वास्ट, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने यहाँ पे अगेन सिर्फ एक ही दिन देना है पॉलिटी को, एंड आपने सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स को पढ़ना है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यही टॉपिक्स आपने सिर्फ पढ़ने हैं, इनके अलावा आप कोई भी टॉपिक को मत टच करिए। ये अगेन आपको इसी बुक से पढ़ना है, लूसेंट जनरल नॉलेज। बहुत ही कंसाइजली सारे टॉपिक्स कवर्ड है, एक बार आप बस रीड कर लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन इज ज्योग्राफी। अगेन ज्योग्राफी पे आपके एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, बट जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सिंपल होते हैं, बट इस बुक से आप थोड़ा सा एक बार रिवीजन करके जाइए। ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ एक ही दिन देना है, एंड ये टॉपिक्स आपने कवर करने हैं इस बुक से, लूसेंट जनरल नॉलेज। यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, मून, अर्थ, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। रिवर सिस्टम आप जब कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कौन कौन से स्टेट से फ्लो हो रही है, कौन सी मेजर सिटीज़ हैं जो उस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो कवर डैम्स। नाउ नेक्स्ट इज ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, नाम उनके आसपास कौन सी कंट्रीज। थोड़ा सा एक बार आपको वर्ल्ड मैप एक बार ध्यान से देख लेना कि कौन सा वाले ओशंस कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन, इंडिया के कितने कंट्रीज के साथ बाउंड्री है, कौन कौन सी बाउंड्री लाइन है। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन्स कौन कौन सी हैं, वो भी आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पर बहुत ही सिंपल होता है। के अलावा स्टैटिक जीके में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मिसलेनियस। अब ये जो पर्टिकुलर बुक है, इसमें जो मिसलेनियस के टॉपिक्स कवर्ड है बहुत ही ज़्यादा कंसाइजली कवर्ड है। वो 70 पेजेस है सिर्फ, लास्ट के आपको दिखेंगे 70 पेजेस। दिस इज द इंडेक्स। मिसलेनियस में आपको ये सब दिखेगा, फर्स्ट इन इंडिया, सुपरलेटिव्स, नेशनल एम्बलम क्या है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्टेट एंड देयर फोक डांसर्स, फेमस प्लेसेस, यूनेस्को हेरिटेज साइट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट कप्स, ट्रॉफीज, इंपॉर्टेंट बुक्स, उनके ऑथर्स। तो आई वुड से कि ये 70 पेजेस पढ़ना आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपने इस बुक के ये 70 पेजेस ज़रूर पढ़ने हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपने हर एक चीज़ को रटना है यहाँ पे, बट थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि वहीं आपको सेम चीज़ कभी MCQ में पूछ ली जाए तो यू आर एटलीस्ट एबल टू टिक मार्क द करेक्ट आंसर। 2 बार आप इसको 70 पेजेस को आप पढ़ लेंगे तो आई वुड से यू विल बी गुड टू गो। एंड इन 70 पेजेस को पढ़ने के लिए मैं आपको दिन दे रही हूँ 6 दिन, एंड 6 डेज आर मोर देन इनफ फॉर 70 पेजेस। आप इन 6 दिनों में इस बुक के 70 पेजेस 2 बार आराम से पढ़ सकते हैं। सो अब हम आ गए हैं डे 60 पे। हम देख चुके हैं रीजनिंग के बारे में, जहाँ पे हमने बात करी 100 मार्क्स की, और इसको हमने दिए थे 10 डेज। इसके अलावा हमने मैथ्स की बात करी, मैथ्स में 54 मार्क्स, एंड डेज हमने दिए थे यहाँ पे 20 डेज। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स थे, एंड डेज से 15, जनरल अवेयरनेस 75 मार्क्स, अगेन 15 डेज, टोटल हो गए आपके 60 दिन। अब आपके पास बचते हैं लास्ट 30 डेज। अब ये वाला जो एक महीना है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए आई एम अगेन टेलिंग प्लीज़ फॉलो दिस 90 डेज स्ट्रैटेजी, या फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहें तो वो भी बनाइए। बट आई वुड से फॉर एसकैट एग्जाम आप सच में चाहते हैं कि 200+ मार्क्स आएँ तो आपका एटलीस्ट एक महीना बचना चाहिए, जब आपके हिसाब से जो सिलेबस है वो आपका एक बार कवर हो जाए। लास्ट 30 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सी मैंने आपके लिए इन 30 दिन के लिए क्या प्लान किया है। 10 डेज आई वुड से 10 दिन आपने 10 मॉक टेस्ट देने हैं। आपका पेपर ऑनलाइन होने वाला है, तो आई वुड से कि जो मॉक टेस्ट आप देंगे वो भी आपने ऑनलाइन ही देना है। बहुत सारे वेबसाइट जैसे कि ग्रेडअप, टेक्स्ट बुक, अरिहंत, बहुत सारे ये लोग आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एट ए वेरी चीप प्राइस। आई वुड से अराउंड 300 और 350। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आई पर्सनली सजेस्ट कि ग्रेडअप के जो मॉक टेस्ट थे वो मैंने भी लिए थे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, एंड एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि सिमिलर पैटर्न पे एसकैट का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। अगर आपने 10 टेस्ट दे दिए हैं एंड यू आर वेरी वेल अवेयर कि क्या पूछा जाने वाला है, तो डेफिनेटली आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। एसकैट का जो पेपर है बहुत ही सिंपल पेपर आता है। अब गड़बड़ यहाँ पे क्या होती है, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग होती है दैट इज जस्ट -1 मार्क, कि सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो -1। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे तुक्के मार देते हैं, तो आपने तुक्का नहीं मारना है। पेपर सिंपल होगा, इफ़ यू आर श्योर तभी आपने आंसर टिक करना है। एंड मॉक टेस्ट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में आपने 30 दिन बचाने ही हैं अपने लिए कि आप अच्छे से रिवाइज कर सके। तो ये 10 मॉक टेस्ट आप देख लीजिए। आई वुड रेकमेंड कि आप ग्रेडअप के मॉक टेस्ट देखिए, 300-400 का है, यू कैन ईजिली गो एंड चेक इट। एंड आपने ये जो 10 दिन है, हर एक दिन पे आपने एक मॉक टेस्ट देना है, एंड 2 घंटे का मॉक टेस्ट होगा। आपका 300 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 2 आवर्स है। टाइम तो काफ़ी है, आई वुड से टाइम कम नहीं पड़ता है एफकैट के पेपर में। नाउ आपने जब 2 घंटे का पेपर दे दिया है, उसके बाद इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो कि कौन से सेक्शन में आप गड़बड़ कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि रीजनिंग इवन दो इट इज़ वेरी सिंपल, और हम हड़बड़ाहट में बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो इतना ईजी क्वेश्चन है, हम गलत कर देते हैं। तो वो नहीं करना है। जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको एनालाइज करिए। उसके बाद
जो जिस टॉपिक में आप गड़बड़ कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आप वेन डायग्राम गलत कर रहे हैं, आपके 5 वेन डायग्राम आए और आपने उसमें से 2 गलत कर दिए, तो प्लीज़ गो एंड रिवाइज वेन डायग्राम, ताकि नेक्स्ट डे पे जो आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, अब ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैं क्या करती थी, ग्रेड अप पे आई यूज टू गिव टेस्ट, एंड जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे, आई यूज टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड आई यूज टू कीप इट इन अनदर फोल्डर, कि लास्ट में मुझे ये वाले क्वेश्चन दोबारा से एक बार रिवाइज करने हैं कि मैंने ये गड़बड़ करी थी और ये गड़बड़ मुझे एग्जाम में नहीं करनी है। गाइज ट्रस्ट मी, दिस ट्रिक हेल्प मी ए लॉट। तो सेम थिंग आपने करना है, आइदर यू कैन मेंटेन ए सेपरेट नोटबुक, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ और ये मुझे रिवाइज करना ही करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं डे 70 पे। हमने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके अलावा आप 10 मॉक टेस्ट भी दे चुके हैं, हर एक मॉक टेस्ट को आप एनालाइज भी कर चुके हैं। आपको जो एक दिन में 5 घंटे आपने मॉक टेस्ट को देने हैं, 2 घंटा टेस्ट एंड 3 घंटा आपने देखना है कि क्या आपने गलतियां करी हैं एंड उन चीज़ों को आपने रिवाइज करना है। अब जो नेक्स्ट 15 डेज हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। इन 15 डेज में आपने रिविजन करना है। आपने कितना भी पढ़ा हो, बट एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप रिवीजन नहीं करके जाओगे तो आप उसको वहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो आई वुड से रिवीजन के लिए आपने जो भी नोट्स बनाए हैं लास्ट 60 डेज़ में उनको आप रिवाइज करिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको करना है। आप 10 मॉक टेस्ट दे चुके हो, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे आपको गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। यू विल बी लाइक कि ये एग्ज़ाम तो सबसे सिंपल एग्ज़ाम है मेरे लिए। इससे पहले आपने ये इंश्योर करना है कि आप मॉक टेस्ट दे चुके हैं, एक बार आपका सिलेबस हो चुका है। 60 डेज में आपने छोटे छोटे नोट्स बना लेने अपने लिए, ताकि आप लास्ट में उनको रिवाइज कर सकें। अब खत्म हो गए 85 डेज, अब बचते हैं लास्ट 5 डेज। इन लास्ट 5 डेज में आपने एक फाइनल रिविजन करना है। आपने यहाँ पे ये चीज़ें देखनी है कि जो 10 मॉक टेस्ट हुए थे उनमें जो गलतियाँ करी थी उनको रिवाइज करिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें जो गलतियाँ करी उनको रिवाइज करिए। एंड आपका कोई टॉपिक छूट गया हो उसको आपने अभी छोड़ देना है। कुछ भी आपने लास्ट 5 डेज में नया नहीं पढ़ना है, बिकॉज आपको वो याद नहीं रहेगा एग्ज़ाम के अंदर। लास्ट 60 डेज में जो आपने पढ़ाई करी थी, जो नोट्स बनाए थे, उनको एक बार क्विकली आपने रिवाइज कर लेना है। सी द बुक लिस्ट कि कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए होंगी एफकैट रिटन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो फर्स्ट वन इज ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, डॉक्टर RS अग्रवाल। दूसरी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर RS अग्रवाल। थर्ड वन इज ल्यूसेंस जीके। ये तीनों बुक्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसके अलावा तीनों ही बुक्स की PDF नेट पे अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते। बट अगर आप PDF से पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नोट्स ज़रूर बना लें। सो यहाँ पे ख़त्म होते हैं 90 डेज। आई होप इस वीडियो में आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिली होगी कि आपने कैसे अपनी तैयारी करनी है एंड किस तरीके से आप कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके नैरेटिव को ध्यान से पढ़ लीजिए एंड देन ट्राई एंड राइट योर ओन सोल्यूशन द वे आई हैव टोल्ड यू। जिस दिन मेरी एक सुकून सा था सीने में मेरे कि महफूज है तेरे हाथों में, तेरे पहरे में आंगन मेरा much for watching. If the content was helpful, do subscribe to the channel. Also, if you have any questions related to SSB, you can follow us on the Instagram handle P3_talks.